हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे पहले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। हमने जाना था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी थी, लेकिन इस लेक्चर में हम डिटेल वर्जन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री का। तो यहाँ पे बस आपको एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ये आ सकती हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप बताइए, टाइम के साथ साथ क्या क्या मॉडिफिकेशन आए। तो कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े हो, तो हम आगे वाली आने वाली वीडियोस में उन्हें बताएंगे। सो थोड़ा पेशेंस रखना और धीरे धीरे हम चीज़ों को जानेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या थी। तो जब माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री डिस्क्राइब करी तो उसकी हिस्ट्री को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसे बोल दिया एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो टोटल कितने एरा है? 4 एरा है। पहला डिस्कवरी एरा, दूसरा ट्रांजिशन एरा, तीसरा गोल्डन एरा और सबसे लास्ट मॉडर्न एरा। तो ये एरा किसकी बेसिस पे डिवाइडेड करे गए हैं कि इनके मॉडिफिकेशन के बेसिस पे टाइम टू टाइम कैसी मॉडिफिकेशन आई, कि पहले डिस्कवरी हुई फिर थोड़े चेंजेस आए। तो स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा डिस्कवरी एरा। अब ये डिस्कवरी एरा, इसका नाम क्यों रखा गया? सबसे पहली बात, क्योंकि सबसे पहला, ये सबसे पहला एरा है। दूसरी चीज़, इसमें सबसे पहले इन्वेंशन हुए थे, नई नई डिस्कवरी हुई थी, तो इसलिए इसका नाम था डिस्कवरी एरा। डिस्कवरी एरा को जानने के लिए हम सबसे पहले दो चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दूसरी चीज़ है नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस ये क्या है, हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिम्स थे, हमने पहली सेशन में क्या पढ़ा था, ये पता था ये कुछ इनविजिबल क्रिएचर्स हैं, किसी को नहीं पता था। जब ये चीज़ें आई तो कंट्रोवर्सी से स्टार्ट हो गई। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो माइक्रोब्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो माइक्रोब जो डेवलप्ड हो रहे हैं, ये नॉन लिविंग मैटर से हो रहे हैं। ये जैसे माइक्रोब जो डेवलप्ड हुए, हमारी जो डिजीज़ हो रही हैं, ये माइक्रोब्स जो हैं ये नॉन लिविंग मैटर से हुए। कुछ साइंटिस्ट ने ये कहा कि नहीं, ये जितने भी माइक्रोब्स डेवलप्ड हो रहे हैं ये लिविंग मैटर से हो रहे हैं। तो उसके पीछे क्या हो गया, एक डिबेट सी स्टार्ट हो गई। तो जिन साइंटिस्ट ने ये बोला कि जितने भी माइक्रोब जो डेवलप्ड हो रहे हैं वो नॉन लिविंग मैटर से डेवलप्ड हो रहे हैं, उसको बोल दिया इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और जिन साइंटिस्ट ने ये बोला कि जितने भी माइक्रोब्स डेवलप्ड हो रहे हैं वो नॉन लिविंग से नहीं, लिविंग से जनरेट हो रहे हैं, उन्होंने बोल दिया इसे नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि नॉन लिविंग सॉइल हो गई, मड हो गई, ये सब हो गया, इससे ही जनरेट हो रहे हैं। और सॉइल मड क्या हो गई? नॉन लिविंग हो गई। तो रोगन बैकॉन जो थे और स्ट्रोल जो थे, इन्होंने इस जनरेशन को सपोर्ट करा। उसी दौरान, जैसे हमने पिछले सेशन में एंटनी की रिसर्च के बारे में पढ़ा था, उसी दौरान एंटनी अपना जो रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो माइक्रोब्स हैं ये नॉन लिविंग नहीं, लिविंग से ही डेवलप्ड हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ सैंपल लिए, जैसे कि मड हो गया, सलाइवा हो गया, रेन वाटर हो गया, या फिर एक हेल्दी पर्सन का इंटेस्टाइन का सैंपल लिया। और सैंपल लेके उन्होंने एक माइक्रोस्कोप इन्वेंट करा था, सिंपल माइक्रोस्कोप। उसे इन्वेंशन के दौरान उन्होंने ये बताया कि छोटे से कुछ है, इनविजिबल क्रिएचर्स टाइप है। अब इन इनविजिबल क्यों कहा गया? ये नहीं देख सकते, हम अपने नेक्ट आइज से इन्हें नहीं देख सकते, तो इसे क्या बोल दिया कि कुछ इनविजिबल क्रिएचर्स तो हैं जो ये प्रेजेंट हैं, लेकिन अब ये क्या है, ये बहुत मोटाइल थे, बहुत एक्टिव थे, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया ये है एक एनिमल कुलीज। तो उस दौरान उन्होंने इस कैटेगरी में कैसे रखा? बैक्टीरिया को रखा, प्रोटोजोआ को रखा, ईस्ट को रखा और एल्गी को रखा। इसीलिए एंटनी को क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। ये बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोलॉजी के फादर हैं। तो 1676 में इन्होंने ये जो टर्म है, जिसे हम इनविजिबल क्रिएचर्स बोलते हैं, इसे एक नाम दिया एनिमल कुलीज का। लेकिन वही टाइम था, टाइम चेंज होता है और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो स्टेरॉइड्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए इसको क्या नाम दे दिया? माइक्रोब दे दिया, या फिर हम इसे क्या बोल देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं।
1878 में उन्होंने एनिमल कुलीज को क्या नाम दिया, माइक्रोब नाम दिया। तो ऐसे करके ये हमारा डिस्कवरी एरा हुआ जिसमें नई नई डिस्कवरीज हुई। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दो नाम आए सामने, इसके बारे में हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानी हैं। अब इसके बाद जो दूसरा आया उसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन एरा। ट्रांजिशन एरा में बहुत तरह के चेंजेस आए। सबसे मेन चेंजेस क्या आया इसमें, जो बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन में, वो पॉइंट क्लियर हुआ। और क्लियर होके क्या पता चला कि नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ही हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो डेवलप्ड हुए हैं। कहने का मतलब कि लिविंग मैटर से ही ये माइक्रोब्स जनरेट हुए हैं। ठीक है। तो रेडी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मीट का पीस लिया और उसे एक बीकर में रखा। मीट का पीस क्यों लिया, मीट एक नॉन लिविंग है हमारा, इसलिए मीट का पीस लिया और उसे एक बीकर में रखा और इस बीकर को क्या कर दिया, कवर कर दिया किसी कंटेनर से या किसी फ्लास्क से, उसे कवर कर दिया। जब उन्होंने उसे कवर करा तो उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि उस पर कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं है। जैसे हम किसी मीट के पीस को बाहर रख दें तो क्या होगा, वो सड़ जाएगा क्योंकि माइक्रोब उस पर ग्रो कर देंगे और उसे कुछ टाइम में सड़ा देंगे। तो उन्होंने भी वही करा, रेड्डी साहब ने क्या करा, मीट को लिया और उसे क्या करा, एक फ्लास्क में रख दिया और उसे कर दिया कवर। उन्होंने ये कह दिया कि अगर इसके कवर करने के बाद भी माइक्रोब आते हैं तो वो नॉन लिविंग होंगे, क्योंकि मीट नॉन लिविंग है और माइक्रोब आ जाते हैं तो वो क्या होगा, नॉन लिविंग से डेवलप्ड हो रहे हैं। पर जब उन्होंने कवर कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो जनरेशन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन है और ऐसा कुछ नहीं है। फिर जॉन आते हैं, जॉन ने क्या काम करा, उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को दिखाते हुए कहा कि उसके बाद भी, कवर करने के बाद भी समहाउ क्या हो रहा है, उसकी कैविटी में, उसके आसपास, मीट के आसपास माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही है। ये देखते हुए फिर धीरे 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 चेंजेस आते रहे। फिर लेज़ारो साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी ये कहा कि अगर हम कोई कल्चर मीडिया लेते हैं, कल्चर मीडिया क्या है, जैसे एक फूड टाइप है, माइक्रोब का फूड मान लीजिए, कल्चर मीडिया लिया और उसको ऐसे ओपनली रख दिया तो उन्होंने देखा माइक्रोब की ग्रोथ हो गई। तो उन्होंने कहा देखो माइक्रोब एयर से भी आ रहे हैं। तो यही कंट्रोवर्सीज चलती रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, ये बात डिस्कवर हुई कि जो माइक्रोब है ये ऑल ओवर एयर, सरफेस, सराउंडिंग प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है। ये जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से ही ये ग्रो करते हैं। लेकिन ये, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन लिविंग से डेवलप्ड हो रहे हैं। ये नॉन लिविंग चीज़ों में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये डेवलप्ड क्या होते हैं, ये लिविंग से ही डेवलप्ड होते हैं। ये एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में ही अपने आप में सबसे बड़ा चेंज और सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन या सबसे बड़ी अचीवमेंट, इसीलिए इस एरा को हम बोलते हैं गोल्डन एरा। क्या होता था उस एरा में, इतने डेवलपमेंट आए, इतना प्रोसेसिंग हुआ कि हमने अच्छे से जाना कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। तो लुईस पाश्चर आए, जिन्हें हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोलते हैं। उन्होंने ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बहुत अच्छे से तो बताया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ग्रोथ नहीं होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ग्रो होता है। उसके साथ साथ उन्होंने हमें ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी, ऐसी नए नए टर्मोलॉजीज़ दिए जो आज के टाइम पे हम बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो पाश्चर साहब ने क्या काम करा, ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन है इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने एक फ्लास्क लिया जिसकी जो उसका नेक था वो थोड़ा कर्व था, एस शेप का था, जैसे स्वान की होती है ना, हंस की होती है गर्दन, एस शेप, ऐसा उन्होंने एक फ्लास्क लिया। उन्होंने उसके अंदर एक कल्चर करा मीडिया का। मीडिया क्या होता है, माइक्रोब का फूड होता है, उसका एक कल्चर करा। कल्चर रखने के बाद उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने कहा कि जब एयर में माइक्रोब प्रेजेंट है तो माइक्रोब्स अंदर भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि एयर तो कहीं भी एंटर हो जाती है। और उन्होंने उस नेक की, एस शेप की जो नेक थी, उसके मिड पे एयर बर्नर से क्या काम करा, हीट प्रोड्यूस करवा दी। तो जैसे ही एक तो उन्होंने फ्लास्क कैसे रखा, दूसरे फ्लास्क के साथ क्या काम करा उन्होंने, दूसरा भी एज इट इज़ एक फ्लास्क रखा
और उस फ्लास्क में क्या काम करा, उसमें हीट डेवलप नहीं करी। जैसे ही उन्होंने उसमें हीट डेवलप नहीं करी तो उन्होंने देखा, कुछ दिन बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उन्होंने देखा जिसमें हीट डेवलप्ड हो रही थी उसमें तो माइक्रोब की ग्रोथ नहीं है, लेकिन जिसमें हीट डेवलप नहीं हो रही उसमें माइक्रोब की ग्रोथ है। तो समझ में आ रहा है, जैसे ये पिक्चर जो है इसमें ये बात दिखाई जा रही है कि एक फ्लास्क है, एस शेप का फ्लास्क है, दोनों के अंदर मीडिया है, एयर में माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं तो माइक्रोब्स आते हैं, माइक्रोब्स के आने की वजह से क्या हुआ, एयर से आएंगे, कल्चर है, कल्चर पे ग्रो करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या प्रूव करा कि हीट की वजह से जो माइक्रोब्स आ रहे हैं वो वहाँ पे क्या हो जा रहे हैं, किल हो जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे वाला फ्लास्क था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि उधर हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो इससे इन्होंने क्या थ्योरी प्रूव करी, हमारी क्या थ्योरी प्रूव करी, जो हम घर में दूध उबालते हैं या कुछ भी खाना खाने से पहले उसे गर्म करते हैं, ये क्यों करते हैं, क्योंकि हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं और माइक्रोब्स हमारे हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स भी हैं। इसलिए तो इस उन्होंने प्रोसेस बताया को कि इन्होंने अगर हम क्या किसी नाम भी दिया, चीज़ को पास्चुराइजेशन। हीट कर देते हैं इस तो वो प्रोसेस क्या में हो क्या जाती होता है, है, अगर वो हम किसी माइक्रो भी फ्री हो चीज़ जाती को है, कंटामिनेटेड 62 डिग्री फ्री हो सेल्सियस जाती पर है। 30 मिनट्स के लिए बॉईल करते हैं तो वो चीज़ कंटामिनेटेड फ्री हो जाएगी, माइक्रो फ्री हो जाएगी। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें पाश्चर का, हमारी माइक्रोबायोलॉजी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहला इन्होंने पाश्चराइजेशन दिया। सेकेंड चीज़ इन्होंने फर्मेंटेशन भी इन्होंने डिस्कवर करा। साथ के साथ इन्होंने क्या काम करा, स्पॉन्टेनियस जो जनरेशन थी उस थ्योरी को डिसप्रूव करा। किससे, अपने इस एक्सपेरिमेंट से। जो हमारी रेबीज़ की वैक्सीन हम यूज़ करते हैं ये भी हमारा लुईस पाश्चर की देन थी। आगे क्या हुआ, ये जो हम माइक्रोबायोलॉजी वर्ड पढ़ते हैं ना, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, जो स्पेसिफिक टर्म है माइक्रोबायोलॉजी, ये भी किसके द्वारा दी गई है, लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई है। उसके साथ साथ इन्होंने आगे क्या डेमोन्स्ट्रेट करा कि जो बैक्टीरिया है, इनकी जो जितनी भी वैक्सीन है, जैसे एंथ्रेक्स वैक्सीन हो गई, ये भी लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई हैं। और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग वैक्सीन्स बनाई थी अपने टाइम पर। उसी समय पे क्या हुआ, एक हमारे जॉन साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया, बैक्टीरिया जो बताया था हमारा एंटनी ने, उसकी एक और फीचर बताया कि वो एंडोस्पोर है। अब ये एंडोस्पोर क्या है, जब आप आगे की क्लासेस लेंगे, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आपको एक चीज़ समझ में कि बैक्टीरिया के ऊपर एक कोट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन कोट, जो उसे प्रोटेक्ट करती है, जिस उसकी स्टेज को हम एंडोस्पोर बोल देते हैं। तो उन्होंने ये डिस्कवर करा कि जो एंडोस्पोर है ये बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है और ये इजीली बॉइलिंग से भी नहीं जाती है। तो ये जॉन के द्वारा दी हुई चीज़ थी। फिर आए हमारे लिस्टर साहब, जॉसफर लिस्टर। इन्हें कहा जाता है एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर। ही इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब ये एंटीसेप्टिक क्या होती है, जितनी भी हमारी डिजीज़ या इन्फेक्शन हमें माइक्रोब्स के थ्रू मिलती हैं वो हम किससे क्योर कर पाते हैं, एंटीसेप्टिक से। और एंटीसेप्टिक किसने दिए, जॉन ने दिए। जैसे कि आपके कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो क्या होता है कि आप क्या यूज़ करते हो, एंटीसेप्टिक यूज़ करते हो। तो वो किसने डिस्कवर करी थी, जॉन ने डिस्कवर करी थी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या डिस्कवर करा था, ऑपरेशन थिएटर में हम अब एक स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे जो क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम आता है, वो भी किसने दिया था, वो भी जॉन ने दिया था। जैसे कि हम ऑपरेशन थिएटर में कार्बोलिक एसिड की जो स्प्रे करते हैं, क्यों करते हैं, कि हमारा इन्वायरमेंट कॉन्टामिनेटेड फ्री हो जाए, कि माइक्रोब से वो इन्वायरमेंट हमारा फ्री हो जाए। फिर आते हैं हमारे रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने हमारी डिज़ीज़ जो थी, ये इन्फेक्शन की जो दुनिया थी, ये माइक्रोब से जो इन्फेक्शन हो रहे थे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, कल्चर मीडिया, कहीं ना कहीं जो फर्स्ट मीडिया था, जो फर्स्ट कल्चर था, वो भी रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने क्या काम करा था, तो इन्होंने ये बताया था कि जितनी भी बीमारियां हो रही हैं हमारी बॉडी में, एक छोटी सी जुकाम से लेके HIV एड्स कैंसर तक, जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो किसकी वजह से हो रही हैं, वो माइक्रोब्स की वजह से हो रही हैं, किसी ना किसी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर वो हो प्रोटोजोआ। ठीक है,
इसके साथ साथ उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने एक मीडिया कल्चर तैयार करा। उन्होंने बोला ये एक ऐसा कल्चर है जिस पे माइक्रोब आके ग्रो कर सकते हैं और हम आर्टिफिशियली इसे लैब में ग्रो कर सकते हैं। उसमें उन्होंने किस चीज़ का यूज़ करा, जेलेटिन का यूज़ करा। जेलेटिन का क्या काम है, वो सॉलिडिफाई हो जाती है, वो जम जाती है इजीली। बट क्या हुआ, वो भी इजीली 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती थी। तो उनका ये वाला फॉर्मूला इतना वर्क नहीं करा। लेकिन जो उन्होंने डिजीज़ की थ्योरी दी थी उसे उन्होंने अपना पास्चुराइजेशन बोला और उसे 4 वेज में उन्होंने उसे डिफ्रेंशिएट करा। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई, ये बताई कि जितनी भी ये बीमारियां होती हैं किसी पेशेंट में, अगर कोई पेशेंट है वो बीमार है तो जो उसकी बॉडी में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट नहीं हो सकती। जो उनका फर्स्ट रूल क्या था कि जो माइक्रोब्स या जो इनविजिबल क्रिएचर एक डिजीज पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट है वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो उन्होंने दूसरे, तीसरे और चौथे में यही बताया कि अगर वही हम उस माइक्रोब को लेके और लैब में कहाँ से लिया है उस माइक्रोब को, हमने इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से लेके अगर हम उसे क्या करते हैं, लैब में ग्रो करते हैं और उसे ग्रो करने के बाद हम उसे दोबारा से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में अगर हम उसको आइसोलेट कर देते हैं तो वो हेल्दी पर्सन बीमार हो जाता है। और अगर हम उस हेल्दी पर्सन का सैंपल दोबारा से देखते हैं तो क्या पता चलता है कि उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एग्जैक्ट सेम वो माइक्रोब था जो फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में पाया गया था। तो थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया। उन्होंने उस 4 पार्शियल लिस्ट में क्या बताया, पहले में उन्होंने बताया कि ये जो माइक्रोब्स हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन में प्रेजेंट होते हैं वो नॉर्मल पर्सन में नहीं होते। दूसरी चीज़ कि अगर हम उसे निकाल के लैब में आइसोलेट करें और उसे जब आइसोलेट करके वो ग्रो हो जाए, उसे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो हमारा हेल्दी पर्सन भी उस डिसीज़ से क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। और अब जब हमारा जो वो दूसरा पर्सन है जो भी हेल्दी था और इन्फेक्टेड हुआ है उसका सैंपल को लेके हम अगर ग्रो करें किस में, लैब में, तो हमें क्या देखने को मिला, एग्जैक्ट लास्ट जो था, सेकंड पर्सन जो था इन्फेक्टेड, उसकी बॉडी में सेम वही माइक्रोब है जो पहले इन्फेक्टेड पर्सन में था। कहने का मतलब ये है जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट होती है किसकी वजह से, पर्सन टू पर्सन। क्या ट्रांसमिट होते हैं, माइक्रोब ट्रांसमिट होते हैं। और इसका मतलब क्या समझ में आया कि जितनी भी बीमारियां हो रही हैं वो माइक्रोब्स की वजह से हो रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टार्टिंग के जो पर्सन है उसमें जो माइक्रोब प्रेजेंट होता वो ट्रांसमिट करके दूसरे को बीमार नहीं करता, और अगर दूसरे को बीमार कर भी दिया तो एग्जैक्ट सेम माइक्रोब्स नहीं होता। तो ये थे कॉच के पोस्टुलेट। ये टोटल 4 पोस्टुलेट थे जिसमें उन्होंने ये बताया कि जितनी भी डिजीज़ है वो सारी माइक्रोब्स की वजह से होती है। अपनी थ्योरी में उन्होंने ये बताया। फिर क्या हुआ, क्योंकि हमें पता था कोच ने क्या काम करा था, साथ के साथ उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने जो माइक्रोब्स का वो दिया था, अपना मीडिया को ग्रो करने का मैटर दिया था, वो जेलेटिन से बना था। इसकी वजह से वो 25 डिग्री सेल्सियस पे आके मेल्ट हो जाता था, वो प्रॉपर नहीं था। तो हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट आए, हिसर आए, उन्होंने ये बोला, उन्होंने एक नया मीडिया प्रिपेयर करा जिसका नाम था अगार मीडिया। तो उसके साथ साथ बाद में एक और इन्वेंशन हुई जो पैट्री ने दिया। पैट्री क्या थे, एक रिचार्ड पैट्री नाम के एक साइंटिस्ट थे। हम जो बार बार पढ़ रहे हैं ना, एक कल्चर है उसे ग्रो कर रहे हैं, लैब में ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे हम घर में खाना खाते हैं हमारे पास थाली होती है ना, तो ऐसे ही जब हम मीडिया को ग्रो करते हैं उसकी एक अपने आप में एक इक्विपमेंट होती है, एक स्लाइड होती है जिसे हम बोलते हैं पैट्री। तो वो जो पैट्री प्लेट जो हम पढ़ते हैं वो रिचार्ड पैट्री के नामक दी हुई थी, इसलिए उनके नाम पे इस प्लेट का नाम है पैट्री। उसके बाद जो हमारी एक डिज़ीज़ आई थी जिसे हम स्मॉल पॉक्स बोल देते हैं, वो भी एडवर्ड जेनर के थ्रू दी गई थी। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वाली डिजीज़ जो थी उसकी वैक्सीन इन्वेंट करी थी। और जो हम प्रोसेस पढ़ते हैं कि वैक्सीनेशन हो रही है, जैसे कोविड की वैक्सीन थी कि हमारी वैक्सीनेशन हो रही है, ये चीज़ भी इनकी द्वारा ही दी गई थी कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ये जो माइक्रोब्स हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम वैक्सीन लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी इन्वेंशन हुई वो पॉल लिनिश द्वारा हुई। उन्होंने क्या बताया, जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब है, ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं जो हमें डिजीज़ कोज करते हैं। तो इसके अगेंस्ट हमें एक पूरी प्रॉपर टेक्निक बताई। इसके बाद आता है हमारा मॉडर्न एरा। गोल्डन एरा यहाँ तक था इसलिए इसे गोल्डन एरा कहा गया क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक था, कितनी सारी रिसर्च हुई इसमें।
अब आया मॉडर्न एरा। 19th सेंचुरी में हमारा मॉडर्न एरा आ चुका था। इस मॉडर्न एरा में बेंजरिक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया एक वायरस नाम की भी चीज़ होती है, जो हम वायरस पढ़ते हैं ना, कोविड वायरस, एक वायरस नाम की भी एक चीज़ होती है। उस वायरस का क्या काम होता है, वो होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट करता है और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करने से क्या मतलब है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नॉर्मल हमारा क्या है, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एकमात्र ऐसा माइक्रोब है जो जब तक होस्ट की बॉडी में नहीं जाएगा वो रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो जो डिस्कवरी थी कि जो माइक्रोब है उसे रेप्लिकेशन के लिए होस्ट की ही बॉडी चाहिए होती है, ये बेंजरिक ने दिया। फिर आए हमारे दूसरे साइंटिस्ट स्टैनली। स्टैनली ने क्या बताया कि जो वायरस है उसके पास एक आरएनए होता है जैसा जेनेटिक मटेरियल, और उसके पास प्रोटीन की कोड भी होती है। और उन्होंने ये बताया टीएमवी वायरस के बारे में, टोबैको मोज़ाइक वायरस। अब इसके साथ साथ एली आए, उन्होंने क्या बताया कि जो हम इम्यूनिटी देखते हैं, जो हमारी इननेट इम्यूनिटी है, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा। तो मेनली अगर हम देखा जाए मॉडर्न एरा में हम वायरसेस के बारे में धीरे धीरे जानने लगे कि अच्छा कुछ वायरस भी चीज़ होती है। फिर आए एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे ही एक डिस्कवरी करी। उन्होंने देखा कि एक मोल्ड है, वो क्या है, वो क्या कर रही है, वो और आगे के बैक्टीरिया या फिर फंगस या फिर प्रोटोजोआ इनकी ग्रोथ को रोक। तो उस मोल्ड का इन्होंने क्या नाम दे दिया, पेनिसिलियम। जो आज के टाइम पे हम पैरासीटामोल या जितनी भी बुखार से उतरने वाली बीमारी है ना, उसके लिए जो दवाई खाते हैं वो पेनिसिलियम से ही बनी हुई है, क्योंकि पेनिसिलियम क्या काम करती है, बैक्टीरिया और फंगस वायरस इनको समहाउ इनसे अगेंस्ट, डिजीज़ से अगेंस्ट लड़ने के काम आ जाती है। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने नई नई हमें चीज़ें बताई कि सॉइल से आते हैं। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक आए। वॉटसन क्रिक ने क्या बताया, डीएनए का स्ट्रक्चर, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम डीएनए बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताया कि वो कैसा दिखता है। उसके बाद हर्शी आया। हर्शी ने बताया कि जो हमारा डीएनए है, किसका, वायरस का डीएनए है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा नहीं दिखता। फिर नोल आए, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से कि वायरस दिखता कैसे। तो जितना भी है ये मॉडर्न एरा है, इसमें हमने नई डिस्कवरी करी। तो ये जो आज का हमारा सेशन था, ये पूरा हमारा हिस्ट्री थी माइक्रोबायोलॉजी की, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, बट ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है इन फ्यूचर। तो अब हम क्या करेंगे, आगे आने वाले सेशंस में माइक्रोब्स के पर्टिकुलर, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनको स्पेसिफिकली क्या इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ी बड़ी इसलिए हो जाती है चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप आगे की आने वाली वीडियो से और हेल्प ले सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए। सो आज के इस सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।